Hello everyone and I welcome you all on Career Glow and Career Glow is always happy to help you in your competitive exams. So जैसे कि मैंने कहा था कि हम लोग आज स्कीम्स करने वाले हैं तो आज हम ये वाली स्कीम्स करेंगे जैसे स्वच्छ भारत मिशन सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण वाला भी और अर्बन वाला दोनों देखेंगे, सर्व शिक्षा अभियान, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना एंड प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। तो ये 6 हमारे पास स्कीम्स हैं जिसको हम देखने वाले हैं। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सबसे पहली स्कीम कौन सी है? सबसे पहली स्कीम है स्वच्छ भारत मिशन, जो कि अर्बन एरिया में लाया गया था। स्वच्छ भारत मिशन ये डिपार्टमेंट है सैनिटेशन का। सैनिटेशन का मतलब होता है साफ़ सफाई। तो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च द स्वच्छ भारत मिशन। तो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्वच्छ भारत मिशन को शुरू किया था, लॉन्च किया था विद द विजन ऑफ इंश्योरिंग हाइजीन, वेस्ट मैनेजमेंट एंड सैनिटेशन अक्रॉस द नेशन, कि जिसके थ्रू हम अपने आसपास हाइजीन रख सकते हैं, मतलब क्लीनलीनेस रख सकते हैं, जो भी वेस्ट है उसका मैनेजमेंट कर सकते हैं, यानी कि जिसको हम कहते हैं ना वेस्ट का निपटान, वो कर सकते हैं। एंड सैनिटेशन रखना है हमें पूरे नेशन में। और ये ट्रिब्यूट था, मतलब ये कब लाया गया था? तो ये 150th बर्थ एनिवर्सरी पे लाया गया था 2019 के, जो कि महात्मा गांधी जी का था। तो इसमें क्या था कि मतलब जैसे महात्मा गांधी जी ने बहुत टाइम पहले, मतलब जब वो थे तो उन्होंने बहुत ज़्यादा अवेयरनेस फैलाया था सैनिटेशन के लिए और इन सब चीज़ों के लिए। तो इसीलिए उनको ट्रिब्यूट देने के लिए ये स्वच्छ भारत मिशन लेकर आया गया था इन 2019। SBM यानी कि स्वच्छ भारत मिशन इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। तो ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि ये कौन सी मिनिस्ट्री से लाया गया है। ज़रूरी नहीं है कि ये पार्ट बी में आए, यानी कि सेक्शन बी में आए, ज़रूरी नहीं है। ये GS वाले पोर्शन का जो हिस्ट्री वाला पार्ट है, या फिर जो पॉलिटी, या फिर जो न्यू करंट अफेयर्स वाला पार्ट है, उसमें भी आ सकता है। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ये इसने लागू किया था या इम्प्लीमेंट किया था। और ये डिपार्टमेंट कौन सा है? सैनिटेशन का है। कब आया था? तो 2019 में आया था। इसके की थ्रस्ट एरियाज़ कौन से हैं इसके? तो सबसे पहली चीज़ एलिमिनेशन करना है ओपन डेफिकेशन एरिया का। मतलब जो जैसे लोग खुले में शौच करते हैं, है ना, तो उस चीज़ को रोकना है, मतलब उसको एलिमिनेट करना है। तो ओपन डेफिकेशन को एलिमिनेट करना। इराडिकेशन ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग बाय कन्वर्टिंग इन सैनिटरी टॉयलेट्स टू सैनिटरी, मतलब जो नॉर्मल टॉयलेट्स की फैसिलिटीज़ है वो मिलनी चाहिए और मैनुअल स्कैवेंजिंग को हटाया जाए। मैनुअल स्कैवेंजिंग का मतलब क्या होता है? मैनुअल स्कैवेंजिंग का मतलब होता है जैसे कि लोग कुछ ऐसे मतलब लोग होते हैं जो नाली को साफ़ करने के लिए उसी के अंदर उतर जाते हैं। इसको हटाया जाए और कुछ इक्विपमेंट्स का यूज़ किया जाए। वही लिखा हुआ है, मैनुअल स्कैवेंजिंग इज़ अ टर्म यूज मेनली इन इंडिया फॉर मैनुअल क्लीनिंग, यानी कि जो हाथ से क्लीनिंग करते हैं, उसमें उतर के क्लीनिंग करते हैं, डिस्पोजिंग ऑफ और अदरवाइज हैंडलिंग ह्यूमन एक्सक्रीटा इन एन इनसैनिटरी लैट्रिन और इन एन ओपन ड्रेन और सीवर इन अ सेप्टिक टैंक और पिट। तो मतलब इसमें जाने से बेहतर है, या इसका इस्तेमाल करने से बेहतर है, या इस तरह से क्लीन करने से बेहतर है कि हम कोई सैनिटरी जो टॉयलेट्स होते हैं वो बनाने की कोशिश करें एंड मैनुअल स्कैवेंजिंग को हटाया जाए, क्योंकि ये ठीक नहीं है। एंड मॉडर्न एंड साइंटिफिक म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट का मैनेजमेंट हो, इफेक्टिव बिहेवियरल चेंज, लोगों का बिहेवियर भी चेंज होना चाहिए, हेल्दी प्रैक्टिसेस होनी चाहिए, सैनिटेशन प्रैक्टिसेस होनी चाहिए। अवेयरनेस जनरेशन अबाउट सैनिटेशन एंड इट्स लिंकेज विद पब्लिक हेल्थ। अवेयरनेस मतलब अवेयरनेस फैलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने आसपास के इन्वायरमेंट को, सराउंडिंग्स को हमें बिल्कुल साफ़ रखना चाहिए, क्लीन रखना चाहिए। तो उसके लिए अवेयरनेस फैलाना ज़रूरी है। कैपेसिटी ऑगमेंटेशन फॉर अर्बन लोकल बॉडीज़ टू क्रिएट एन इनेबलिंग इन्वायरमेंट फॉर प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन। प्राइवेट सेक्टर तभी पार्टिसिपेट करता है जब कोई सॉलिड प्रॉफिट वाला रीज़न हो। तो बिना कोई प्रॉफिट के रीज़न के जो प्राइवेट सेक्टर है वो इसमें जाएगा नहीं या इसमें काम नहीं करेगा। तो इसलिए प्राइवेट सेक्टर का जो पार्टिसिपेशन है वो बढ़ाने के लिए हमें ऐसा इन्वायरमेंट देना चाहिए। द मिशन ऑल्सो फोकसेज ऑन इम्प्रूविंग द लेवल ऑफ क्लीनलीनेस थ्रू सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एक्टिविटीज़। एंड हमें अपने जो आसपास क्लीनलीनेस रखना है एंड सॉलिड वेस्ट का मैनेजमेंट करना है, जैसे ह्यूमन एक्सक्रीटा और ये सब चीज़ें। इसी चीज़ को ना, ये तो अर्बन लेवल पर है, एक ग्रामीण लेवल पर भी लेकर आया गया था। सेम ही चीज़ है, वो भी सेम ही चीज़ है। अब ये क्या है? द मिशन टारगेट्स कवरेज ऑफ ऑल स्टैट्यूटरी टाउन्स। अब ये स्टैट्यूटरी टाउन्स कौन से होते हैं? जहाँ पर भी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन हो, कैंटोनमेंट बोर्ड हो, मतलब जो भी कैंट वाला एरिया होता है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन हो, वो से स्टैट्यूटरी टाउन्स कहते हैं। तो वहाँ पर इसको मतलब अर्बन एरियाज़ में पूरा इसे ओपन डेफिकेशन फ्री करना। It is important to note that the open defecation free city ward is the ultimate outcome envisaged under SBM. A city ward can be notified, declared as ODF city, ODF ward if at any point of the day not a single person is found defecating in the open. मतलब आप किसी भी एरिया को ओपन डेफिकेशन फ्री, यानी कि जहाँ पे कोई खुले में शौच नहीं करता होगा,
उस एरिया को आप ओपन डेफिकेशन फ्री कब कहोगे? जब भी कोई एक सिंगल पर्सन भी बाहर ऐसे कुछ भी करता हुआ या मतलब शौच करता हुआ ना दिखे। तो एट एनी पॉइंट ऑफ द डे, किसी भी पॉइंट, चाहे सुबह 4 बजे जैसे होता था ना कि सुबह सुबह लोग निकल जाते थे एंड ऑल ये सब चीज़ें, तो पूरा एक कोई भी पर्सन एक सिंगल डे में कोई ना दिखे मतलब डेफिकेटिंग करते हुए ओपन में, तो उसको हम कहेंगे कि ओपन डेफिकेशन फ्री जोन है वो, अगर कोई भी हमको ऐसा नहीं दिखता है तो। ठीक है। इवन एक जो वेब सीरीज़ आई थी पंचायत 2, उसके अंदर भी ऐसे ही दिखाया था कि बहुत सारे लोगों को ना, मतलब ये तो खुद से होना चाहिए। जब सरकार ने बोला है कि आपको ये ओपन डेफिकेशन फ्री करना है, तो ऑब्वियस सी बात है कि लोगों को हमें अवेयर करना चाहिए, लेकिन हम उनको अवेयर नहीं करते, उनको एक दिन पहले बता देते कि कल ऐसा कोई भी करता हुआ नहीं दिखना चाहिए। तो ये गलत है, हमें पूरा इसे ओपन डेफिकेशन फ्री करना है, तो उसके लिए ज़रूरी यही चीज़ है कि हम इस चीज़ का ध्यान रखें। इसमें एक्चुअली इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है। जैसे यहाँ पे लिखा है ना, फीकल ओरल ट्रांसमिशन। क्या होता है कि किसी दूसरे के ह्यूमन एक्सक्रीटा से बहुत ज़्यादा बीमारी जो है वो फैलने के चांसेस होते हैं। सो ODF इज़ द टर्मिनेशन ऑफ फीकल ओरल ट्रांसमिशन डिफाइंड बाय नो विजिबल फीसेस। एक तो फिजिबल मतलब कोई भी फीसेस दिखे ना, मतलब जो ह्यूमन एक्सक्रीटा है वो ऐसा कहीं भी इन्वायरमेंट में ना दिखे, सराउंडिंग्स में ना दिखे। एंड एवरी हाउस होल्ड एज वेल एज पब्लिक कम्युनिटी इंस्टीट्यूशंस आर यूजिंग सेफ ऑप्शन फॉर डिस्पोजल ऑफ फीसेस। मतलब डिस्पोजल करने के लिए जो ह्यूमन एक्सक्रीटा है, फीसेज है, उसको डिस्पोज करने के लिए हर घर में या एक कम्युनिटी बाथरूम या कुछ कह लीजिए वॉशरूम वगैरह ये सब होने चाहिए। तो बेनिफिशियरी कौन है? सब होंगे। एंड बेनिफिट किसको? बेनिफिट से क्या होगा कि ओपन डेफिकेशन फ्री बनेगा, साथ ही साथ फीकल ओरल ट्रांसमिशन वाले डिजीजेस जो हैं वो नहीं होंगे। सो ये था स्वच्छ भारत मिशन अर्बन वाला। अब ये सॉइल हेल्थ कार्ड जो है इसको अभी समझते हैं, बट उससे पहले एक बार ये स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण वाला देख लेते हैं, वो भी सेम ही है। तो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण स्तर पे यानी कि ये गांव के लेवल पे था, इज़ वन ऑफ द सब मिशन अंडर द, ये सब मिशन था स्वच्छ भारत मिशन में कि अर्बन एरिया में कर रहे हैं तो ग्रामीण में भी करेंगे। लॉन्च बाय द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी। ऑल स्कीम्स, मतलब सारी स्कीम्स को इसी टाइम निकाला गया था। ये जैसे October 2, मतलब वही चीज़ है कि ये भी उसी लिए निकाला गया था कि हमें उनको ट्रिब्यूट देना है। जो महात्मा गांधी जी, उनका 150th एनिवर्सरी था, बर्थ एनिवर्सरी, तो उस पर ये लाया गया था October 2, 2014। इट इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन। वो वाला किस में था? वो वाला सैनिटेशन डिपार्टमेंट का था। और उसके अंदर क्या, इसमें क्या है कि यहाँ पे जो एक मिनिस्ट्री है, ग्रामीण लेवल पे जो मिनिस्ट्री है ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन की, वो इन्होंने इम्प्लीमेंट किया था। SBM एम्स टू अचीव स्वच्छ भारत मिशन स्वच्छ भारत बाय 2 October 2019 एज अ फिटिंग ट्रिब्यूट टू महात्मा गांधी ऑन हिज 150th एनिवर्सरी। द मिशन फोकसेज ऑन इम्प्रूविंग द लेवल्स ऑफ क्लीनलीनेस रखना है, सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट का मैनेजमेंट करना है, मेकिंग ग्राम पंचायत ओपन डेफिकेशन फ्री, यानी कि जो ग्राम पंचायत है या जो फिर जो गांव वाला इलाका है उसको ओपन डेफिकेशन फ्री करना है, क्लीन एंड सैनिटाइज्ड इन्वायरमेंट होना चाहिए। ओपन डेफिकेशन फ्री इज़ द टर्मिनेशन ऑफ फीकल ओरल ट्रांसमिशन। इससे होगा क्या कि जो डिजीज़ होता है, फीकल ओरल ट्रांसमिशन से जो डिजीज़ होते हैं वो नहीं फैलेंगे। एंड नो विजिबल फीसेज अराउंड फाउंड इन द एनवायरनमेंट विलेज एंड एवरी हाउस होल्ड एज वेल एज पब्लिक कम्युनिटी इंस्टीट्यूशन यूजिंग सेफ टेक्नोलॉजी ऑप्शन फॉर डिस्पोजल ऑफ फीसेस। यानी कि फीसेस का डिस्पोजल करने के लिए सही टेक्निक का, सही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। तो वही सब चीज़ें लिखी हुई हैं। सस्टेनेबिलिटी ऑफ ODF स्टेटस एंड वेरिफिकेशन ऑफ ODS, मतलब ये है कि हर जगह पर ये, इसको हमें ओपन डेफिकेशन फ्री बनाना है। कब आया था वो सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, कब आया था। तो ये 2019 में मतलब लेकर आया गया था, और बात चली थी कि ये मतलब इसकी भी सब स्कीम्स हैं, जैसे वो जो गांव के लेवल पर है वो इसकी सब स्कीम्स में आ जाएगा। तो सेम ही चीज़ों की बात कर रहे हैं, कुछ अलग नहीं बता रहे हैं। इसके भी वही ऑब्जेक्टिव्स है, ब्रिंग अबाउट एन इम्प्रूवमेंट इन द जर्नल क्वालिटी ऑफ लाइफ इन द रूरल एरियाज़। क्योंकि वो अर्बन लेवल पे था, ये रूरल लेवल पे काम कर रहे हैं, तो हमें रूरल लेवल के हिसाब से करना होगा, इम्प्रूवमेंट करनी होगी। बाय प्रमोटिंग क्लीनलीनेस, हाइजीन, एलिमिनेटिंग ओपन डेफिकेशन, की मतलब जो खुले में शौच करते हैं उसको पूरी तरीके से ख़त्म किया जा सके। एक्सेलरेट सैनिटेशन कवरेज इन रूरल एरियाज़ टू अचीव द विजन ऑफ स्वच्छ भारत बाय October 2, 2019। मतलब हमें इसे ओपन डेफिकेशन फ्री बनाना है, और इस तरीके का चीज़ था कि मतलब सबका, कम्युनिटी का हमें साथ चाहिए, चाहे वो अर्बन लेवल पे हो चाहे वो ग्रामीण स्तर पे हो। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, सारी कम्युनिटीज़ को आगे आना पड़ेगा टू अडॉप्ट सस्टेनेबल सैनिटेशन प्रैक्टिसेस एंड फैसिलिटीज़ थ्रू अवेयरनेस क्रिएशन एंड हेल्थ एजुकेशन। वही चीज़ें हैं कि मतलब लोगों को उनके हेल्थ के बारे में एजुकेट करना। एनकरेज कॉस्ट इफेक्टिव एंड अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी फॉर इकोलॉजिकली सेफ एंड सस्टेनेबल सैनिटेशन, क्योंकि क्या होता है कि ह्यूमन वेस्ट
वेस्ट से या जो फीकल ओरल ट्रांसमिशन से जो बहुत सारे डिजीजेस फैलते हैं, या फिर ह्यूमन एक्सक्रीटा से ये पानी में जाता है या ये सॉइल को ख़राब कर देता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इसलिए हमें साइंटिफिक तरीके से लिक्विड वेस्ट एंड सॉलिड वेस्ट को निपटान करना है, उसका मैनेजमेंट करना है। तो इससे बेनिफिट किसको होगा? बेनिफिशियरी हर कोई है। बेनिफिट क्या होगा? ओपन डेफिकेशन फ्री बन जाएगा इन्वायरमेंट, एंड फीकल ओरल ट्रांसमिशन नहीं होगा या डिजीजेस का ट्रांसमिशन नहीं होगा। नाउ द नेक्स्ट स्कीम इज सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम। सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम से पता ही चल रहा है, हमें मेनली पढ़ना क्या होता है इसमें, हमें पढ़ना होता है कि ये स्कीम किसके लिए है। पहली बात तो कौन से डिपार्टमेंट या कौन सा जो सेक्टर है उसने ये इम्प्लीमेंट किया है, कब किया है, और इसके मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं। सिंपल, बस, और कुछ खास है नहीं इसमें। बाकी कि लोगों को अवेयर करना, ये सब चीज़ें तो होती हैं। नाउ सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम में क्या है, ये एग्रीकल्चर सेक्टर का है, तो इसमें बेनिफिशियरी कौन होगा? फार्मर होगा। सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम इज़ वन ऑफ द फ्लैगशिप प्रोग्राम्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दैट वाज लॉन्च इन फरवरी 2015। तो 2015 फरवरी में ये लॉन्च किया गया था सॉइल हेल्थ कार्ड। इससे पता चल रहा है कि सॉइल के लिए, कि आपकी सॉइल कैसी है, फार्मर जिस सॉइल पे काम करता है उसकी सॉइल कैसी है, उसके लिए कार्ड इशू करना। स्कीम मैनेज बाय इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट डिवीजन इन द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, कॉर्पोरेशन एंड फार्मर वेलफेयर। सो ये ACFW क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, कॉर्पोरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर, कि फार्मर के वेलफेयर के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन लेकर आया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये स्कीम लगाया है। इसका मेजर चीज़ क्या है? स्कीम वॉज लॉन्च टू हेल्प फार्मर्स को हेल्प करना, ताकि उन्हें अपनी सॉइल का हेल्थ पता चले। सॉइल हेल्थ कंडीशन एज रिप्रेजेंटेड बाय 12 इंपॉर्टेंट सॉइल पैरामीटर्स, जैसे नाइट्रोजन कितना है उनकी सॉइल में, फास्फोरस, पोटाशियम, उसका पीएच कैसा है, और जितनी भी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं, मैग्नीज, कॉपर, ये सब, ये कितना है। एंड फॉलो मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस अकॉर्डिंगली, कि मतलब अगर ये न्यूट्रिएंट्स की कमी है तो किस तरीके से हमें इनको मैनेज करना होगा। अंडर दिस स्कीम सॉइल सैंपल्स कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट लोकेशन आर एनालाइज्ड इन द सॉइल टेस्टिंग लैब्स। तो इसमें सॉइल टेस्टिंग लैब होती है जहाँ पर सॉइल का सैंपल लेकर जाया जाता है और वहाँ पे चेक किया जाता है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या कमी है, क्या क्या न्यूट्रिशन की कमी है, और अगर न्यूट्रिशन की कमी है तो फिर आप इसे कैसे ठीक कर सकते हो, कौन कौन से फर्टिलाइजर्स को रिकमेंड किया जा सकता है कि जिससे कि आपका जो ये पर्टिकुलर सॉइल है वो ठीक हो सके। सो द रिजल्ट्स आर अपलोडेड इन द नेशनल सॉइल हेल्थ कार्ड पोर्टल पे सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है, विच हैज़ बीन डेवलप्ड फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ सॉइल सैम्पल्स, रिकॉर्डिंग टेस्ट रिजल्ट्स ऑफ सॉइल सैंपल एंड जनरेशन ऑफ सॉइल हेल्थ कार्ड। तो इससे आपको सॉइल हेल्थ कार्ड मिलता है। इसके बेसिस पे ये भी होगा कि आपकी सॉइल में क्या क्या चीज़ें हैं, आप कौन कौन सी चीज़ें उगा सकते हो और कौन कौन सी चीज़ों को आप अवॉइड कर सकते हो। इससे ये तो पता चल ही सकता है, यहाँ पे लिखा भी है। जैसे बेनिफिशियरी तो फार्मर होगा। बेनिफिट क्या है? द स्कीम विल मॉनिटर द सॉइल ऑफ द फार्मर की सॉइल को मॉनिटर करा जाएगा अच्छे से, एंड विल गिव देम अ फॉर्मेटेड रिपोर्ट। अच्छे से रिपोर्ट दी जाएगी कि पीएच कितना है सॉइल का, उसमें फॉस्फोरस कितना है, उसमें बोरॉन कितना है, सो दे कैन डिसाइड वेल विच क्रॉप्स दे शुड कल्टिवेट एंड विच वंस दे शुड स्किप। कौन सी स्किप करनी चाहिए, कौन सी उगानी चाहिए, ये उनको पता चल जाएगा। और इवन फर्टिलाइज़र रिकमेंडेशन बिसाइड्स एन इन्फॉर्मेशन, बाकी इन्फॉर्मेशन के अलावा कौन सा फर्टिलाइज़र आपको यूज़ करना चाहिए ये भी बताया जाता है स्कीम के अंदर। द साइकिल इज़ प्रपोज टू बी इम्प्लीमेंटेड इन 2 years। तो वही सब लिखा हुआ है कि 2 साल के लिए, एवरी 2 years to issue soil health card every 2 years to all farmers so as to provide a basis to address nutrient deficiencies in fertilization practice। कि आपका जो सॉइल हेल्थ कार्ड है वो हर 2 साल बाद बनेगा, जिसमें हर 2 साल बाद आपकी सॉइल का सैम्पलिंग देखा जाएगा कि उसमें कितने न्यूट्रिएंट्स का डेफिशिएंसी हो गया है, हम कौन कौन से फर्टिलाइज़र का यूज़ कर सकते हैं, कौन सी क्रॉप्स को उगा सकते हैं, कौन सी को अवॉइड कर सकते हैं। टू स्ट्रेंथन फंक्शनिंग ऑफ सॉइल टेस्टिंग लेबॉरेटरीज थ्रू कैपेसिटी बिल्डिंग। इसमें क्या है, जो एग्रीकल्चर स्टूडेंट हैं, मतलब जो स्टूडेंट्स हैं जो एग्रीकल्चर वाले उसमें फील्ड में कुछ काम कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं, उनका भी इन्वॉल्वमेंट हो, कुछ नई चीज़ों के बारे में पता चले, तो ये इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ का, इनको भी लेकर आना साथ में, मतलब इनको भी ऐड करना, इनका भी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है। तो ये सब लिखा हुआ है। इसके अलावा टू डायग्नोस सॉइल फर्टिलिटी को डायग्नोस करना, उसके जो कॉन्स्ट्रेंट्स हैं कि सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन कैसे नहीं हो पा रही है, उसके जो भी कॉन्स्ट्रेंट्स है, उसके जो भी प्रॉब्लम्स है, उसको देखना। हर एक ताल्लुक, हर एक ब्लॉक लेवल पर, हर एक डिस्ट्रिक्ट पर क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं सॉइल से रिलेटेड, कुछ जो भी प्रॉब्लम्स है वो देखना। टू डेवलप एंड प्रमोट सॉइल टेस्ट बेस्ड न्यूट्रेंट मैनेजमेंट इन द डिस्ट्रिक्ट फॉर एनहांसिंग न्यूट्रेंट यूज़ एफिशिएंसी। और कौन कौन से न्यूट्रेंट्स की कमी है उसको देखना, न्यूट्रेंट्स को मैनेज करना कि
कौन से फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करें, कौन से न्यूट्रिएंट्स की कमी है तो कौन से न्यूट्रिएंट्स को हम सॉइल में ऐड कर सकते हैं। तो यही सब चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंट, हो सके तो फाइनेंशियल असिस्टेंट देना फार्मर्स को। एंड द नेक्स्ट पॉइंट है कि जितना हो सके, अगर पॉसिबल हो पाए तो फार्मर्स को असिस्टेंस देना, मतलब फाइनेंशियल असिस्टेंस देना। सो टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू फार्मर्स टू अप्लाई करेक्टिव मेजर्स फॉर न्यूट्रिएंट डिफिशिएंसीज। अगर न्यूट्रिएंट्स का डिफिशिएंसी है तो उसके लिए, न्यूट्रिएंट्स लाने के लिए, उसके सॉइल में मिलाने के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस देना। एंड पॉपुलराइजिंग बैलेंस एंड इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस फॉर द क्रॉपिंग सिस्टम। और कैसे वो अपना मैनेजमेंट करे सो दैट जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो सॉइल के खो ना जाएं या फिर उनकी फर्टिलिटी मेंटेन रहे, तो ये हेल्प करना उस चीज़ में, या फाइनेंशियल असिस्टेंस देना। टू बिल्ड कैपेसिटीज़ ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट लेवल स्टाफ एंड ऑफ प्रोग्रेसिव फार्मर्स फॉर प्रमोशन ऑफ न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। तो हर लेवल पे आप अवेयरनेस फैलाओ कि किस तरीके से हम न्यूट्रिएंट को मैनेज कर सकते हैं, फार्मर कैसे प्रोग्रेसिवली अपने क्रॉपिंग सिस्टम को मैनेज कर सकता है, वो सारी चीज़ें, और ये बेनिफिशरीज एंड बेनिफिट्स। सो ये थी अभी 3 स्कीम्स। तो अभी तक हमने स्वच्छ भारत मिशन अर्बन एंड स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण वाला मेनली क्या क्या फोकस करना है, डेट ऑफ द अनाउंसमेंट ऑफ द स्कीम, जिस भी मतलब जिस भी डेट पे अनाउंस किया गया था, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ये किसके लिए लेकर आया गया था, कब ये इसने और क्या क्या काम किए हैं, और हमने ये 3 अभी तक पढ़ी हैं। अब हम चलते हैं सर्व शिक्षा अभियान के ऊपर। So the next particular scheme is Sarv Shiksha Abhiyan. Sarv Shiksha Abhiyan is a government of India's flagship program for achievement of universalization of elementary education. यानी कि elementary education का मतलब है कि 6 से 14 साल के बच्चे तक को, यानी कि 8th तक के बच्चे तक को एटलीस्ट आप एजुकेशन दो, एलिमेंट्री एजुकेशन तो मिलना चाहिए। ये सर्व शिक्षा अभियान का एक वो था, मोटिव था, इन अ टाइम बाउंड मैनर एज मैंडेटेड बाय 86th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो 86th अमेंडमेंट था उसमें यही कहा गया था कि हमें फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देनी है चिल्ड्रन को ऑफ द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स। ये उनका एक फंडामेंटल राइट है। मिनिस्ट्री ऑफ, कौन सी मिनिस्ट्रीज़ को लेकर आई थी, तो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, दैट इज़ MHRD, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो इस प्रोग्राम को लेकर आया था। ऑपरेशनल हुआ था 2000 to 2001 विद पैसेज ऑफ द राइट टू एजुकेशन RTE एक्ट 2009। चेंजेस आर इनकॉर्पोरेटेड इनटू SSA अप्रोच। मतलब 2009 में ना सर्व शिक्षा अभियान में थोड़े से चेंजेस करे थे, जो 2000 एंड 2001 में आया था। तो उसके बाद 2009 में इसमें कुछ चेंजेस करे, इसकी स्ट्रैटेजी में, इसके नॉर्म्स में, कुछ प्रिंसिपल्स में चेंज करे। SSA इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स फंडिंग एंड कवर द एंटायर कंट्री। मतलब इसका मोटिव ये था, सर्व शिक्षा अभियान का मोटिव था एजुकेशन को प्रमोट करना, कि एलिमेंट्री एजुकेशन मिलना चाहिए 6 से 14 साल तक के बच्चों को, इनको तो मिलना चाहिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। इसमें पीपल का पार्टिसिपेशन बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। पीपल पार्टिसिपेशन इज़ द बेस फॉर सक्सेस ऑफ SSA। द कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड मॉनिटरिंग आर इनकरेज बाय द स्कीम एट ईच स्टेज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोग्राम, के अच्छे से मॉनिटर किया जाए, इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया जाए, ये ज़रूरी है। ऑब्जेक्टिव्स याद रखने ज़रूरी हैं कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। सीधी सी बात है, बेनिफिशियरी कौन है, ऑल चिल्ड्रन बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स, ये तो बेनिफिशियरी हैं। बेनिफिट क्या मिलेगा, एजुकेशन मिलेगा। एवरी चाइल्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स, ये वाला टर्म हमने याद रखना है कि 6 से 14 साल तक के बच्चे को फ्री एजुकेशन एंड कंपलसरी एजुकेशन मिलना ज़रूरी है। ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव था। एंड SSA कोर ऑब्जेक्टिव इज़ टू अटेन UEE इन द कंट्री। UEE मीन्स यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन मिले। इट्स ओवरऑल गोल इंक्लूड यूनिवर्सल एक्सेस एंड रिटेंशन, ब्रिजिंग ऑफ जेंडर, यानी कि जो जेंडर गैप है ना, कि जो स्कूल में सबसे ज़्यादा जो लड़के हैं, यानी कि जो मेल कैंडिडेट्स हैं, या कैंडिडेट्स क्या मतलब जो मेल मतलब जो बॉयज़ हैं वो, एंड फीमेल जो गर्ल्स हैं उनका उसमें एक पैरिटी रहे। मतलब जेंडर का मतलब ऐसा कुछ ना हो कि जो बॉय स्टूडेंट हैं वो ज़्यादा हो, दोनों ज़्यादा होने चाहिए। सोशल कैटेगरी का गैप भी फिल हो जाए, मतलब ऐसा ना हो कि कुछ कैटेगरी के बच्चों को आप डिप्राइव करो, ऐसा ना हो। उस गैप को भी हमने फिल करना है इन एजुकेशन एंड इन्हांसमेंट ऑफ लर्निंग पे फोकस करना है। दीज ऑब्जेक्टिव्स आर मेट विद स्पेसिफिक इंटरवेंशंस। ये तभी हो सकता है जब इसमें लोग इंटरवीन करें, यानी कि इसमें तरह तरह के जो प्रोग्राम्स को बनाने वाले लोग हैं वो सब आएँ, दैट आर अलाइंग टू द लीगली मैंडेटेड नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स एंड फ्री एंटाइटलमेंट्स मैंडेटेड बाय द राइट टू एजुकेशन। तो ये एक्ट आया था 2000 एंड 2001 के बीच में, लेकिन 2009 में इसमें थोड़े से चेंज किए, इसके रूल्स को थोड़ा
सा मॉडिफाई किया, तो ये सारी चीज़ें की। अंडर द कोर ऑब्जेक्टिव डिफरेंट इंटरवेंशंस आर लिस्टेड आउट एंड द फंक्शनल एंड फाइनेंशियल प्रोसेसेस आर डिटेल्ड इन द एसएसए फ्रेमवर्क। तो इसमें ना वैसे वाले क्वेश्चंस आ सकते हैं जैसे जो वो वाले होते हैं ना जो स्टेटमेंट बेस्ड होते हैं, लाइक उसमें ए पार्ट भी होता है, बी पार्ट भी होता है, सी भी होता है कि इसमें कौन सा सही है कौन सा गलत है, ये वाली भी चीज़ें आ सकती हैं। द प्रोग्राम ऑफर फ्लेक्सिबिलिटी इन फ्रेमिंग स्टेट स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन गाइडलाइंस। इसमें बहुत सारी गाइडलाइंस होती है जो फॉलो करनी होती है सो दैट हम यूईई को बना सकें, यूईई को मेंटेन कर सकें। सो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना आफ्टर दिस सर्व शिक्षा अभियान, तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना हैज़ द विजन ऑफ एश्योर्ड इरिगेशन एक्सेस। इसमें क्या है कि इरिगेशन का एक्सेस मिलेगा सबको, हर खेत को पानी, यही इसका मेन एजेंडा या मोटिव है। मोर क्रॉप पर ड्रॉप, ये चाहते हैं कि पानी का यानी कि जो फार्म में पानी यूज़ होगा, इरिगेशन में जो पानी यूज़ होगा उसका मैनेजमेंट, उसका डिस्ट्रीब्यूशन, उसका क्रिएशन, फील्ड एप्लीकेशन, एक्सटेंशन एक्टिविटी सब कुछ हो। सो इस स्कीम का मेजर मोटिव यही है कि इरिगेशन के लिए इन्वेस्टमेंट मिल सके, अचीव कन्वर्जेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इरिगेशन एट द फील्ड लेवल, इन्हांस द फिजिकल एक्सेस ऑफ वाटर ऑन द फार्म एंड एक्सपैंड कल्टिवेबल एरिया अंडर एश्योर्ड इरिगेशन। कि मतलब जहाँ पर भी एश्योर्ड इरिगेशन है कि इरिगेशन आपको मिले यानी कि हर खेत को पानी मिले, वो मिलना चाहिए। वैसी टेक्नोलॉजीज़ वैसी प्रैक्टिसेस को लेकर आएँ टू मेक अ बेस्ट यूज़ ऑफ वाटर, पानी का अच्छे से उपयोग हो, इफेक्टिवली उपयोग हो, मतलब इसका वेस्टेज ना हो, ये इंपॉर्टेंट है। बेनिफिशरी कौन है? फार्मर्स विल बी द जिनको बेनिफिट मिलेगा वो बेनिफिशरीज़ हैं। एंड बेनिफिट क्या मिलेगा? वही है कि हर खेत को पानी मिले, ये उनका मेन एजेंडा है। इम्प्रूव ऑन फार्म वाटर यूज एफिशिएंसी टू रिड्यूस वेस्टेज, पानी का वेस्टेज कम किया जा सके। इंक्रीज अवेलेबिलिटी बोथ इन ड्यूरेशन एंड एक्सटेंट, enhance the adoption of precision irrigation and other water saving technologies का यूज़ हो कि मतलब वाटर को सेव करने के लिए, वाटर को रिड्यूस, उसका वेस्टेज रिड्यूस हो जाए, इसके लिए इफेक्टिवली उसको यूज़ करना है। जो एक्वाफायर्स होते हैं जहाँ पे पानी होता है उसको रिचार्ज करना, उसको फिर से फिल करना, वाटर को सस्टेनेबल तरीके से कंजर्व करना, ये भी इंपॉर्टेंट है। साथ में ग्राउंड वाटर जो कि धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है उसको दोबारा से फिल करना, ये सारी वाटर कंजर्वेशन, ये सब कुछ इसमें आएगा। तो ये इनका काम है, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। अट्रैक्ट ग्रेटर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स इन इरिगेशन, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया था कि वो हमेशा वहाँ पर ज़्यादा काम करते हैं जहाँ पे सॉलिड आपको प्रॉफिट्स मिल सकें। लेकिन इन जगहों पे जहाँ पे प्रॉफिट नहीं है वहाँ पे प्रॉफिट मतलब जहाँ पे प्रॉफिट नहीं है वहाँ पे इनका आना बहुत ज़रूरी है, इनका इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है। सो अट्रैक्ट करना ग्रेटर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स को जो कि इरिगेशन में इन्वेस्ट करें। नाउ द अदर स्कीम इज़ द प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। तो ये क्या है? कौशल विकास योजना है। इसमें कौशल का मतलब होता है स्किल से, तो इसमें स्किल डेवलपमेंट की मेनली बात आती है, तो ये एम्प्लॉयमेंट के लिए हो सकता है। द प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2016 से 20 इज़ अ फ्लैगशिप एंड ग्रांट एंड आउटकम बेस्ड स्किल ट्रेनिंग स्कीम ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। मतलब जिसमें जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेकर आया था, ये स्किल ट्रेनिंग के लिए है कि स्किल मिलना चाहिए, कौशल मिलना चाहिए एंड स्किल डेवलपमेंट हो। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब यही होता है कि जिसमें हम अपना खुद का बिजनेस जैसे स्टार्ट कर सके, जिसे हम कहते हैं ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस। सो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की भी स्टार्टिंग करी जा सके, ये वाला स्किल डेवलप करना ज़रूरी है। इट इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय द नेशनल स्किल्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन NSDC। तो ये फुल फॉर्म्स वगैरह आ सकती हैं। तो नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एज द कंट्रीज लार्जेस्ट स्किल सर्टिफिकेशन स्कीम envisages realizing the vision by skilling India on a large scale with speed and high standards। कि मतलब हम इतना इंडिया में मतलब स्किल्स को लेकर आएँ सो दैट उनका लार्ज स्केल, उनका स्टैंडर्ड भी हाई हो सके, लार्ज स्केल स्पीड हो और सबके पास स्किल्स आ जाएँ, बेहतर तरीके से आ जाएँ, सो दैट वो अपना लाइवलीहुड चला सकें। ये वाला जो पर्टिकुलर स्कीम है द प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना इज़ बीइंग operated by the center and state under centrally sponsored या centrally managed and centrally sponsored state managed mode। तो ये स्टेट और सेंट्रल दोनों मैनेज करते हैं इस चीज़ को। 2016 और 20 में आया था ये, तो ये वाला चीज़ आ सकता है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है? सीधी सी बात है, बेनिफिशरी कौन है? यूथ बेनिफिशरी होगा एंड बेनिफिट्स क्या मिलेगा? तो स्किल उनको आ सकता है, तो उनके लिए, उनके लाइवलीहुड के लिए सही रहेगा ये। तो ये पर्टिकुलर स्किल आया। द ऑब्जेक्टिव इज़ टू encourage and promote skill development for the youth throughout the country as per common norms issued by Government of India for the implementation of various skill development schemes of different
सेंट्रल मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट्स, तो जितनी भी सेंट्रल मिनिस्ट्रीज़ और डिपार्टमेंट्स है तो उनका मेजर ऑब्जेक्टिव यही है कि एनकरेज किया जाए, प्रमोट किया जाए स्किल डेवलपमेंट, अदर मतलब जो अलग अलग कॉमन नॉर्म्स हैं उसके हिसाब से। एंड द कोर्सेज ऑफर्ड अंडर द स्कीम आर इन लाइन विद द नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। तो यही बनाते हैं सारे, जो भी फ्रेमवर्क बनाते हैं तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाता है, और इसका ये जो एम्प्लॉयमेंट देने वाला डिपार्टमेंट है वो बनाता है। इनेबल एंड मोबिलाइज अ लार्ज नंबर ऑफ यूथ, ताकि जितने भी यूथ है उनको मोबिलाइज़ किया जा सके, उनको कुछ सिखाया जा सके, उनको इनेबल किया जा सके टू टेक अप इंडस्ट्री, डिज़ाइन क्वालिटी स्किल ट्रेनिंग, बिकम एम्प्लॉयबल, ताकि उनको एम्प्लॉयबल बनाया जा सके, सो दैट उनमें योग्यता डाली जा सके कि उनको भी कोई जॉब वो कर सकें या वो अपना लाइवलीहुड कमा सके। तो इसके लिए इनेबल करना, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी ऑफ द एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स एंड अलाइंग स्किल ट्रेनिंग विद द एक्चुअल नीड्स ऑफ द कंट्री, कंट्री की जो एक्चुअल नीड्स है उसको पूरा करते हुए या उसका पूरा करने के लिए स्किल ट्रेनिंग देना। एनकरेज स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द सर्टिफिकेशन प्रोसेस एंड पुट इन प्लेस द फाउंडेशन फॉर क्रिएटिंग अ रजिस्ट्री ऑफ स्किल्स एंड बेनिफिट मिलेगा या मिल रहा है जैसे 10 मिलियन यूथ ओवर द पीरियड ऑफ 4 ईयर्स। तो 2016 से 2020 तक जैसे 4 सालों में 10 मिलियन यूथ को इससे बेनिफिट मिला है। तो ये बेनिफिट की बात थी, बट इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि प्रमोट करना स्किल डेवलपमेंट, सो दैट सबको एक एम्प्लॉयबल जॉब मिल सके, मतलब एक जॉब में उनको एम्प्लॉय किया जा सके।